तो जो है लास्ट क्लास में, हाँ शांत रहो, लास्ट क्लास में जो है हमने गैल्वेनिक सेल और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी हमने खत्म कर दिए थे। अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है आज ईसीएस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या समझना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं इसको हम? सी। सुना ध्यान से, कुछ नहीं है, हमने एक सेटअप बनाया है। इसमें आपको कंटेनर एज यूजुअल जैसा कि हम बनाते थे हर बार वही कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। और सुनना, यहां हमने एक ग्लास की ट्यूब लगा रखी है और इस ग्लास की ट्यूब के अंदर यहां नीचे अगर आपको दिख रहा है तो यहां हमने लगा रखा है प्लैटिनम। क्या लगा रखा है? प्लैटिनम। और इस ग्लास की ट्यूब से हमने इस साइड एक ओपनिंग बना रखी है और इस ओपनिंग से हम क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर। अब सुना मेरी बात ध्यान से, हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से होता हुआ कहां पहुंचेगा? प्लैटिनम तक पहुंचेगा और हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पर मौजूद है तो अगर आप एक चीज देखो, जब मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रोड क्या होता है तो मैंने बताया था मेटल या नॉन मेटल दोनों का बना हो सकता है। तो अगर मेटल का होता था जिंक की तो भैया जिंक की सीधी सीधी रॉड लगा दी आपने। लेकिन अगर अभी बात करो हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में है, तो इसका तो रॉड नहीं बना सकते थे, तो हमने क्या किया? ग्लास ट्यूब बनाई और ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रांसफर करके नीचे क्या लगा दिया? एक ऐसा मेटल लगा दिया जो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर पाए और इससे हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रोड बना दिया। आप सुना ध्यान से, हाइड्रोजन गैस यहाँ एब्जॉर्ब हो गई और ये जो पूरा सिस्टम बना है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मेरी बात सुनना, इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे। तो यहां भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। हमने उस पोटेंशियल को एज्यूम कर लिया है 0, कि ये कितना होगा? 0 होगा। यानी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है ये कितना हमने मान लिया है? 0 मान लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको 0 मान लिया है तो हमने क्यों माना और इससे हमें क्या फायदा होगा? जैसे आपको पता है कि जब भी कोई चीज हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो कई बार हम रेफरेंस लेते हैं कि इसके रेफरेंस में कोई चीज कितना ज्यादा है। तो यहां हमारा रेफरेंस जो है वो हाइड्रोजन है, तो अपने रेफरेंस को हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। अब लेट से मान लिया मुझे कैलकुलेट करना है एसआरपी किसकी? जिंक की। तो मैं क्या करूंगा? ये जो वायर दिख रही है ना, इस वायर से आगे कनेक्ट करूंगा, यहां लगाऊंगा मेरे पास क्या? एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। वैसे तो गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो कम वोल्टेज मेजर करने के लिए। उसके बाद फिर आगे से यहां लाके एक और कंटेनर रखूंगा और इस कंटेनर में कौन सी रॉड लगा दूंगा? जिंक की रॉड लगा दूंगा। किसकी लगा दूंगा? जिंक की। सुनना बात ध्यान से, मैंने क्या लगाया इधर? जिंक की रॉड लगाया। अब जिंक की रॉड लगाने के बाद मैंने पूरा सेटअप, मतलब वही पूरा सेटअप बना दिया है जो आपको याद है पहले पढ़ा हुआ है, यानी यू शेप की ट्यूब वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब जब ये पूरा सेल मैं ऑन करूंगा तो करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो कर रहा है या वोल्टेज, उसको मैं यहां मेजर कर सकता हूं। भाई डिवाइस लगा के मैं मेजरमेंट कर सकता हूं ना, वोल्टेज क्या है या करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। पोटेंशियल डिफरेंस यहां जो कुछ भी आएगा, आप मुझे बताओ क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जिंक का होगा? क्योंकि इसका तो आपने 0 मान रखा है ना। आपने ले देखा है कि सर जब आप ई नॉट सेल निकालते हो तो आपने ई कैथोड माइनस ई एनोड निकाला था, यही तो करते थे। अगर मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन को कैथोड पे रखा है तो हाइड्रोजन तो कितना है? 0 माइनस ई क्या होगा? एनोड। इसका मतलब अगर मैं वहां से माइनस साइन हटा के इधर लगाऊं तो माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट किसका? एनोड का। लेट से अगर एनोड पे जिंक रहा होगा तो क्या हो जाएगा? ई नॉट जिंक 2 प्लस से जिंक, इसी का तो होगा। ऐसे ही लिख सकता हूं ना, जिंक 2 प्लस से जिंक, यानी एसआरपी ऑफ जिंक है। यानी एसआरपी ऑफ जिंक बराबर होगी किसके? माइनस ऑफ ई नॉट सेल। मतलब इस डिवाइस के अंदर अगर वोल्टेज जो भी आएगा लिखा हुआ, जैसे मान लिया यहां एक्स वोल्ट लिखा हुआ आ गया,
तो मेरे जिंक का वोल्टेज कितना होगा, -x वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हाइड्रोजन के साथ अलग अलग मेटल को जोड़ करके पोटेंशियल यहां मेजर करूंगा। उसके बाद यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से जो मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो वैल्यू किसकी आएगी, उस मेटल की आएगी जिस मेटल को आपने हाइड्रोजन के साथ जोड़ा हुआ है। आपने जिंक अटैच किया है तो आपको जिंक की एसआरपी मिल जाएगी, कॉपर अटैच किया है कॉपर की एसआरपी मिल जाएगी, सिल्वर अटैच किया है सिल्वर की एसआरपी मिल जाएगी, यानी हर एक मेटल की एसआरपी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही करके हमने लगभग बहुत सारे, या लगभग बोलूं सारे ही मेटल्स की हमने एसआरपी निकाली, और वो सारी एसआरपी कैलकुलेट करने के बाद हमने उस एसआरपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जब हमने एसआरपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। यानी इसके जस्ट बाद ये जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एसआरपी हमने बनाई कैसे है ये आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में वैल्यूज भी दी हुई हैं, बट हमें वैल्यू याद नहीं करनी है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। और अगर हम बात करें तो उस सीरीज में से सारी चीजें भी हमें याद नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ ईसीएस का केवल उतना पोर्शन लिखा है जो आपको याद करना है और जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहली बात तो ईसीएस क्या है सर, ईसीएस इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। हमने एसआरपी कैसे कैलकुलेट की है पीछे मैंने बताया, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ दूसरे मेटल को जोड़ के और उसके बाद कैलकुलेशन की है। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमने अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उससे हमें क्या मिली, ईसीएस मिली, और ईसीएस को हमें याद करना है। अब सुना ध्यान से, याद करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीका लिखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम बात करें जैसे लेके बारात सरदार का नाम मांगे अली महान, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो यहां से क्या है, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और Mn से क्या हो जाएगा, मैग्नीज यानी महान, ठीक। उसका पानी, पानी H2O, उसका जानकर यानी जिंक, और यहां से क्या हो जाएगा क्रोमियम, उसका फेके यानी आयरन Fe, उसका Cd यानी कैडमियम, और को यानी कोबाल्ट, नीचे यानी निकिल, और जो है यहां तक पहले पहले दो चीजें क्या हुई, लेके बारात सरदार का नाम मांगे अली महान, ठीक। उसके बाद यार पानी जानकर फेंके सीडी को नीचे, मतलब कोई पानी समझ के सीडी को कहां फेंक रहा है, वो सीडी याद है ना, तो पहले ये हमारा डीवीडी प्लेयर आता था उसमें सीडी लगा के चलाते थे, अब तो नहीं आता है, हाँ तो वही सीडी है, ठीक है ना। तो सीडी को नीचे, यहां तक की बात हुई। फिर क्या कह रहा है, सुनो प्रभु यानी SnPb, हाय यानी H2, ठीक है ना। क्यों यानी कॉपर, आए यानी I2, होंगे यानी Hg, सिल्वर ब्राह्मण एंड पंडित, ठीक, AgBr एंड PT, और कलावती यानी Cl2, गोल्ड फ्री में, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसको कुछ टुकड़ों में स्प्लिट कर रखा है। जैसे आपको याद रखना है जो है क्या नाम है, लेके बारात सरदार का नाम मांगे अली महान, यहां तक हो गया। पानी जानकर फेंके सीडी को नीचे, उसके बाद आगे सुनना है क्या, सुनो प्रभु हाय क्यों आए होंगे, सिल्वर ब्राह्मण एंड सिल्वर ब्राह्मण पंडित एंड कलावती, और कलावती उसका फिर गोल्ड फ्री में यानी गोल्ड एंड F2 आयरन जो है फ्लोरीन। यहां तक की बात हो गई। ये पूरी की पूरी क्या है, हमारी एसआरपी है। अब सुना ध्यान से, ये कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है। इसका मतलब अगर मैं लिथियम और Mn को सेलेक्ट करूं तो आप बताओ किसकी एसआरपी ज्यादा होगी, Mn की ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी, सही बात है ना। यानी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा एसआरपी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर एसआरपी बढ़ती है तो उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी बढ़ जाती है, यानी वो खुद क्या होना चाहता है, रिड्यूस। इसका मतलब लिथियम और Mn में से अगर मैं बोलूंगा तो कौन आसानी से रिड्यूस होना चाहेगा, Mn रिड्यूस होना चाहेगा। ऐसे आगे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक। अब सुना ध्यान से, ये सारी की सारी एसआरपी थी। अब एसआरपी के अंदर कुछ बातें और, कि आपने पीछे भी पढ़ा है कि सर जब एसआरपी ज्यादा होती है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और अगर एसआरपी क्या होती है, कम होती है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सही बात है। और सुना ध्यान से, जिसका रिडक्शन हो रहा है
वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना, सही बात है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब सुनना, अगर आपसे कभी पूछे कि ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी की या इनवर्सली? आपको पता है जितना ज्यादा एसआरपी उतना ज्यादा रिडक्शन के चांसेस, इसका मतलब एसआरपी के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एसओपी के, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। अब आप मुझे बताओ, एक मेटल जो है वो क्या करता है? जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कई बार मेटल की रिएक्टिविटी से भी क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो यहां क्लियर है, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर से क्वेश्चन आएंगे और आपको एसआरपी दे रखी है तो कर लोगे। एसआरपी जिसकी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, और जिसकी एसआरपी कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। ठीक। अब अगर मान लिया मेटेलिक रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, किससे? मेटेलिक रिएक्टिविटी। सुनना बात ध्यान से, मेटल हमेशा क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करना। भैया बढ़िया मेटल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होगा। और वो कैसे काम करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है ना? तो अगर हम बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी एसआरपी कम होती है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। इसका मतलब अगर आपसे मेटेलिक रिएक्टिविटी पूछता है तो आपको क्या देखना है कि एसआरपी के इनवर्स रिलेशन में होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता है तो एसआरपी के क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन में होगा। क्लियर है बात? इसके बाद आपने मेटल देखा तो एक छोटी सी प्रेफरेंस और याद रखनी है, अनायनिक प्रेफरेंस। कौन सी? अनायनिक प्रेफरेंस। अब ये अनायनिक प्रेफरेंस जो मैं लिखवा रहा हूं, ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस नाम का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, और जितनी जरूरत पड़ेगी बस आपको उतने ही अनायंस याद रखने हैं। तो भाई साहब कौन कौन से अनायन की जरूरत पड़ेगी? SO4 2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इसको याद कैसे रखते हैं? सुनो, O CBI, सुनो O CBI, यानी SO4 OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहां मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। इसका मतलब प्रेफरेंस जब भी देनी होगी आयोडीन को सबसे ज्यादा मिलेगी, उससे कम ब्रोमीन में, उससे कम क्लोरीन, और उससे कम OH माइनस, और उससे कम क्या होगा? SO4 2 माइनस की प्रेफरेंस होगी। ठीक है ना? तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। ये जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, जिन्होंने लिखा हुआ बढ़िया, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लो। अब सुना ध्यान से, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ शांत रहो, कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब पहले कुछ बातें समझना। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम बात करें तो करंट पास करते हैं, और करंट सप्लाई करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होंगी। क्या होंगे उसमें? केमिकल रिएक्शन। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हो तो इसमें आपके पास क्या होगा? एक कंटेनर होगा। इस कंटेनर के अंदर दो रॉड होंगी। कितनी रॉड? दो रॉड। एक होगी एनोड और दूसरी क्या होगी? कैथोड। और इस एनोड या कैथोड को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ होगा और उसका नेगेटिव टर्मिनल कहां होगा? कैथोड की तरफ।
क्योंकि हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट किया है, इसलिए कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और एनोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्लियर? आप सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको याद रखने का तरीका है एनसीआर, नेगेटिव कैथोड, और उस पे क्या होगा, रिडक्शन। नेगेटिव कैथोड और रिडक्शन, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए है। देखो रिडक्शन तो कॉमन है, जो पीछे था ये कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहां भी रिडक्शन हो रहा है, बस फर्क किस बात का आया है कि सर अब कैथोड पहले पॉजिटिव था, अभी कैथोड कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब सुना ध्यान से, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। लेट से मान ले रहा हूं ए प्लस और बी माइनस नाम का दो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप बताओ कि इन दोनों रॉड में से ए प्लस किधर जाएगा, ए प्लस जाएगा कैथोड पर क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और बी माइनस किधर जाएगा, एनोड पर क्योंकि उस पर क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है ना? तो इस तरीके से यानी एनोड और कैथोड के ऊपर ये पहुंच जाएंगे। अब आपको पता है कि सर एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर आप OHR यानी एनोड पर जाओगे देखने तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। सर एनोड पे गया कौन है, बी माइनस, तो क्या होगा सर, बी माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, बी बना देगा। और अगर हम RHR की बात करें तो RHR में क्या होगा, ए प्लस गया है वहां, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या बना देंगे, ए बना देंगे। यानी सब कुछ सेम प्रोसेस चल रही है, बस फर्क क्या आया है कि सर अब कैथोड नेगेटिव हो गया है, एनोड पॉजिटिव हो गया है। दोनों रॉड एक ही कंटेनर के अंदर हैं, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। इससे पहले केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, बट अभी वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम बात करें तो सुना ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस के दो एस्पेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की जब भी आप बात करोगे उसके कितने एस्पेक्ट हैं, दो। एक है जहां पर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो। क्वालिटेटिव का मतलब आपका मतलब कैलकुलेशन से नहीं होगा, सिर्फ आप बताओगे कि यहां पर हो क्या रहा है। जैसे अगर बात करूं एनोड पर क्या हो रहा है, कौन सी गैस बन रही है, कौन सा केमिकल जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये बताओगे। कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, कौन सा केमिकल जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये बताओगे। कितना डिपॉजिट हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यह है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, लेट से मान लिया ए और बी एनोड और कैथोड पे गए थे, तो मैं बताऊंगा कि बी कैथोड पर गया है और कैथोड पर कितना अमाउंट में बी गया है। अगर मैंने करंट मान लिया 2 एम्पियर 4 एम्पियर का पास किया हो तो कितना अमाउंट में बी डिपॉजिट होगा एनोड पर, कितना अमाउंट में ए डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ये जब बताएंगे एग्जैक्ट अमाउंट तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो अभी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की चैप्टर के एंड में बात करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है यानी जो रॉड है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इनर्ट, एक क्या होती है, इनर्ट, और एक होती है एक्टिव। अगर इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल में देखना, प्लेटिनम आपको मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, ग्रेफाइट। यानी अगर आपको कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का है, ग्रेफाइट का है, तो वो कैसा है, इनर्ट है। अगर इनर्ट होगा तो ऑब्वियसली डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी रिएक्शन के अंदर कोई पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है, अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो आपको यूजुअली जो एग्जांपल मिलेगा वो सिल्वर का मिलेगा, कॉपर का मिलेगा। ये दोनों बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, सिल्वर की रोड बना रखी है और कॉपर की बना रखी है। और ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनका रोल होगा। क्लियर है बात? अब सीधा चलते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस के अलग अलग केस पढ़ेंगे। सुना ध्यान से, सबसे पहले केस 1 क्या कहता है,
कि हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है बच्चे, मॉल्टेन है, ऐसा है मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक और बात सुनना, अगर आपको पेपर में नहीं मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोड कैसा है तो आप हमेशा इनर्ट ही मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे, इनर्ट मान के चलोगे। लिख दिया है तो बढ़िया बात है, नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे, इनर्ट मानोगे। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मॉल्टेन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछेगा कि भैया मेरे पास मॉल्टेन NaCl है, क्या है, मॉल्टेन NaCl है, क्या है, NaCl इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपसे पूछेगा बताओ एनोड और कैथोड पर क्या होगा, एनोड और कैथोड पर क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले यह पता करना होता है कि सर एनोड पर क्या कौन सा मटेरियल जाएगा और कैथोड पर कौन से आयंस जाएंगे। तो चुपचाप हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एनोड और एक तरफ क्या लिख लेंगे, कैथोड। आपको पता है कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बताओ NaCl में Na पे पॉजिटिव होता है और Cl पे माइनस होता है, तो आप बताओ Cl कैथोड पे जाएगा या एनोड पर, Cl जाएगा एनोड पर, यानी यहां आएगा Cl माइनस और Na प्लस कहां जाएगा, कैथोड पर। क्या और कुछ है इसमें, नहीं है। इलेक्ट्रोड मेरे पास था वो तो प्लेटिनम का बना हुआ है, इनर्ट है, उसके रिएक्शन में कोई रोल नहीं होगा। अब आपको ये पता है कि सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो आप लिखोगे क्या, OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। OHR में अगर मैं बात करूं Cl माइनस की, तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा। आपको पता है एक Cl और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, बट आपको पता है कि अगर दो Cl मिल जाएंगे तो कंबाइन करके Cl2 बना देंगे। तो हमने बैलेंस किया, यहाँ दो और इसको Cl2 बनाया और ये दो इलेक्ट्रॉन निकाले। सही बात है, यानी हमें क्या पता चला कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होगी, Cl2 गैस निकलेगी। लेकिन अगर हम RHR लिखे यानी रिडक्शन रिएक्शन, तो वहां क्या है, सोडियम है। सर मेरे पास सोडियम प्लस में है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या बना देगा, यानी सॉलिड फॉर्म में बना देगा। सही बात है। तो अगर मैं इसको दो दे दूं, ये दो, तो ये क्या बन जाएगा, दो सोडियम बन जाएगा। सही बात है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कैथोड पर क्या हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है ना। तो अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में बन रही है, इसका मतलब वो कहां होगा, वहां डिपॉजिट होगा, वहां क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो सुनो ध्यान से, आंसर क्या होगा फाइनल, एट, यानी जो कंक्लूजन है वो क्या है कि एट कैथोड सोडियम क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड। एट एनोड Cl2 क्या हुआ है, लिबरेटेड। एट एनोड Cl2 क्या हुआ है, लिबरेट हुआ है। क्लियर बात। तो यहां पर यानी जब भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस में बस इतना ही बताना होता है कि कौन सी रॉड पर क्या बन रहा है, अगर गैस बन रही है तो कौन सी गैस बन रही है, और अगर कोई चीज डिपॉजिट हो रहा है तो कौन सी चीज डिपॉजिट हो रही है। ठीक, हाँ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इससे, इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉपिक है तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला चलते हैं हम केस 2। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन ना होकर के कैसा होगा, एक्वस होगा। कैसा होगा, एक्वस। जैसे मैंने ले लिया एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो एग्जांपल हम समझने जा रहे हैं इसके अंदर वो क्या है, मेरे पास एक्वस NaCl है इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सही बात। तो सबसे पहला काम, एक तरफ क्या लिखना है, एनोड, दूसरी तरफ क्या लिखना है, कैथोड। आप जब जल्दी से बताओ, सोडियम आयन किधर जाएगा, सोडियम आयन किधर जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे, कैथोड पे जाएगा, तो Na+ गया। इधर कौन सा आयन जाएगा, Cl-। क्या इसके अलावा और कोई आयन है यहाँ, है, क्योंकि एक्वस लिया है यानी वाटर, और वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट है और वही ब्रेक होगा H+ और OH- में। तो आपको पता है OH- कहां आएगा, इधर, और H+ कहां जाएगा, इस तरफ। सही बात है। अब
जब दो लोग एनोड पर जा रहे हैं और दो लोग कैथोड पे जा रहे हैं, तो भैया कैथोड या एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, ये डिपेंड करेगा उनकी एबिलिटी के ऊपर। अगर कोई चीज कैथोड पर जा रही है तो वहां होना क्या है, रिडक्शन। और अगर कोई एनोड पे जा रहा है तो उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो अगर रिडक्शन होना है तो उन दोनों में से जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वो रिड्यूस आसानी से हो जाएगा, और इन दोनों में से जिसका प्रेफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले OHR की बात करें, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा सर, इन दोनों में चेक करना है विनर कौन है। तो अभी मैंने अनायनिक प्रेफरेंस लिखा रखा है। अनायनिक प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोग बताओ Cl माइनस OH माइनस में से किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, Cl माइनस की ज्यादा है। तो मतलब यहां Cl माइनस को प्रीफर किया जाएगा, OH माइनस को छोड़ देंगे। सही बात। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा सर, Cl माइनस 2 ले लेंगे और ये बना देगा Cl2, और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सही बात है। अगर हम चले RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने, तो बताओ इन दोनों में से किसकी प्रेफरेंस होगी, सोडियम या H+। तो अगर आपको याद है प्रेफरेंस, वैसे तो मैंने अभी लिखवा दी थी, तो आप अभी देख के भी काम चला सकते हो। सोडियम पहले आता है और हाइड्रोजन बाद में आता है, और जो बाद में आता है उसकी एसआरपी ज्यादा होती है। तो यहाँ विनर कौन है, हाइड्रोजन, और सोडियम नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो क्या करेंगे, H+ यानी 2 H+ ले लेते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ये क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। सही बात। इसका मतलब सर एनोड पर Cl2 गैस निकलेगी और कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। अब बच क्या गया है सर, OH माइनस बचा है, Na+ बचा है। तो आपको पता है कि Na+ OH माइनस कंबाइन होके क्या बनाएंगे, NaOH। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी बेसिक पीएच हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात। तो आप सुनो ध्यान से, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमारी या कंक्लूजन जो था वो क्या था, एट एनोड Cl2 लिबरेटेड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस निकली है, H2 लिबरेटेड, और उसके बाद क्या हुआ, पीएच इंक्रीज किया ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का पीएच क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक। तो जब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको क्या देखना है, प्रेफरेंस देखना है अनायन की एट एनोड, और कैथोड पे क्या देखना है, कैथोड पे आंसर कहां से मिलेगा, एसआरपी से मिलेगा। यानी जब आप ईसीएस देखोगे तो ईसीएस में जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी उसी का रिडक्शन होगा, और जिसकी एसआरपी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। ये इधर अब आगे चले, अगला आता है हमारे पास केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। अब सुना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, डाइल्यूट है। एग्जांपल समझना, मैं ले रहा हूं डाइल्यूट NaCl ले लिया। अब बात सुनो, सबसे पहली बात सर, एनोड एंड कैथोड पर जैसे हम करते थे वही सेम काम, यानी एक एनोड हुआ, यहां क्या हुआ, कैथोड। एनोड पर क्या जाता, अच्छा कैथोड पे Na+ और एनोड पे क्या, Cl माइनस। डाइल्यूट मतलब पानी तो है ही है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, OH माइनस, और यहाँ क्या, H+। अगर हम इस हिसाब से देखें तो पहले के जैसा ही तो है, और अगर हम प्रेफरेंस देखेंगे तो प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए थी, इसको। यहां प्रेफरेंस किसको मिलने चाहिए थे, इसको। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, जब डाइल्यूट लिखा हो, क्या लिखा हो, डाइल्यूट, तो जो कुछ होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वो सब किसका होगा, पानी के साथ होगा। यानी वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, और किसी के साथ कुछ नहीं होगा।
ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने बोला डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब वाटर बहुत ज्यादा है यहाँ और NaCl क्या है, बहुत कम है। तो जब एनोड पर पहुंचा Cl माइनस, Cl माइनस जब एनोड पे पहुंचा, प्रेफरेंस ज्यादा थी, क्या होने जा रहा था, ऑक्सीडाइज होने जा रहा था, और पीछे मुड़ के देख रहा है तो वाटर पूरा झुंड लेके आ रहा है अपना, तो Cl माइनस डर के वहां से गायब, और सारे के सारे कौन गए, वाटर। कौन पहुंचे, वाटर। यानी जब डाइल्यूट लिखा हो तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ही क्या होगा, रिड्यूस होगा। एट डाइल्यूट कंडीशन H2O क्या होगा, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, बस यही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होगा। तो सुनना, प्रेफरेंस चाहे कुछ भी रही हो, अब इसको हम प्रीफर नहीं करेंगे, किसको प्रीफर करेंगे, OH माइनस को। यहां तो ऑलरेडी हम H प्लस को प्रीफर कर ही रहे थे। तो ऐसे केस में अगर आप OHR लिखने जाओगे, क्या लिखने जाओगे, OHR, तो OHR में क्या है, मेरे पास OH माइनस है। जब OH माइनस ऑक्सीडाइज होता है, सुना ध्यान से, क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो कितने लगेंगे भाई साहब, 4 लगेंगे, तो 2 हाइड्रोजन चला गया, 2H2O, और यहां क्या बन जाएगा, O2, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कौन सी गैस रिलीज हो यहां पर, ऑक्सीजन। अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जाओगे RHR में, तो है क्या मेरे आपके पास H2, सॉरी H2 नहीं, H प्लस ना। अगर मैं 4H प्लस ले लूं तो 4H प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और क्या बनाएंगे, 2H2 बनाएंगे। यानी एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2। अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में बचा क्या, Na बचा, Cl बचा, सॉल्ट बना है, पीएच में कुछ चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा, सही बात। तो सिंपल शब्दों में एट एनोड O2 लिबरेटेड, एट कैथोड H2 क्या हुई है, लिबरेटेड। क्लियर है क्या यहां तक। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने 3 केस देखा, जिसमें अगर मॉल्टेन केस होगा तो उसमें सिर्फ एक ही आयन्स हैं और वही आयन ऑक्सीडाइज, वही रिड्यूस होगा। लेकिन जब एक्वस वाला केस आएगा तो क्या देखना पड़ेगा, SRP एंड अनानिक प्रेफरेंस आंसर देंगे। अगर डाइल्यूट वाला केस आएगा तो उस केस में सिर्फ वाटर ही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होता है। एंड लास्ट केस है जहां पर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो खुद ही एक्टिव होगा, मतलब इलेक्ट्रोड कैसा होगा, एक्टिव। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो क्या होगा उसको समझते चले। तो हमारे पास आता है केस 4। केस 4 क्या कहता है भैया, इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव है। इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव। तो अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव हो, इलेक्ट्रोड क्या हो, एक्टिव हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, एग्जांपल समझना। मैंने एग्जांपल लिया, बस CuSO4 इन कॉपर इलेक्ट्रोड, एक्वस CuSO4 इन कॉपर इलेक्ट्रोड। अब सुना, ज्यादातर आपके पास जो एग्जांपल मिलेंगे वो सिल्वर एंड कॉपर के मिलेंगे। जैसे अगर मान लिया सिल्वर का एग्जांपल लेते तो क्या होता, एक्वस AgNO3 हो जाता, और इलेक्ट्रोड किसका ले लेते, सिल्वर का ले लेते। इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस केस में आपके पास प्रेफरेंसेस तो वैसे आएंगी कि सर एनोड निकालोगे, और अगर कैथोड पे जाओगे तो आपको एनोड पे क्या मिलेगा, SO4 2 माइनस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, Cu2 प्लस मिलेगा, और आपका H प्लस मिलेगा। लेकिन सुनना, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन गया, सल्फेट आयन, OH आयन। लेकिन इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ था, कॉपर का। इलेक्ट्रोड कह रहा भाई मेरे पास खुद टेंडेंसी है किसकी, ऑक्सीडाइज होने की, तो तुम लोगों को मैं ऑक्सीडाइज क्यों करूं।
यानी इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट नहीं है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका मतलब जब OH पे जाओगे तो OH पे ना तो ये ऑक्सीडाइज होगा ना तो ये ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रोड जो किसका बना था, कॉपर का, वो कॉपर खुद ही ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, CO2 प्लस आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक, अब सुनना, आप यहां आ जाओ। अगर आप इधर आओगे तो आपको पता है इनमें प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होती है, कॉपर की, हाइड्रोजन की नहीं होती है। याद है ना, हाँ क्यों आए होंगे, यानी कॉपर क्यों हाइड्रोजन के बाद आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे RHR की, तो RHR में क्या होगा सर, CO2 प्लस था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब एक बात सुनना ध्यान से, यहां हो क्या रहा है, इधर देखो, ये कंटेनर है, इसमें एक रॉड एक कॉपर की डली हुई है, ये दूसरी रॉड डली हुई है। ये एनोड है और ये कैथोड है। मतलब इस रॉड से कॉपर 2 प्लस आयंस निकल रहे हैं और इस रॉड पे जाके जमा हो जा रहे हैं। देखो ध्यान से ना, CO से CO2 प्लस में गया, यानी इस रॉड से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, और जो कॉपर 2 प्लस बना है वो कहां जाके जमा हो रहा है, कैथोड पे जाके जमा हो रहा है। सही बात है। इसका मतलब एक रॉड से कॉपर निकलने के बाद दूसरे रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अगर मुझे कॉपर, इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकालना है प्योर करके, तो मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे इस्तेमाल करूंगा, सुनना। ये जो रॉड है ये इम्प्योर कॉपर वाली रॉड है। किसकी है, यानी एनोड मैं किसकी बनाऊंगा, इम्प्योर। किसकी बनाऊंगा, इम्प्योर। और कैथोड किसका बनाऊंगा मैं, प्योर का। सॉल्यूशन ले लूंगा मैं कॉपर सल्फेट का। अब ऐसे केस में क्या होगा, इम्प्योर रॉड में से कॉपर भी होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको पता है ऑक्सीडाइज सिर्फ कौन होगा, कॉपर। तो कॉपर इस रॉड से निकल के आएगा सॉल्यूशन में, और फिर यहां से कहां चला जाएगा, इस प्योर वाली रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी सारा का सारा कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। जब प्रोसेस खत्म हुई हम कैथोड निकाल लेंगे, यानी प्योर कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कहां करते हैं, प्यूरिफिकेशन में करते हैं। अगर सिल्वर को, कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। तो यहां तक आप बात समझे, ये 4 केसेस थे इलेक्ट्रोलिसिस के। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोगों को करने हैं किस पे, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइज होने के लिए जा रहे थे, और रॉड किसकी बनी हुई है, कॉपर की। तो सोचो, कॉपर खुद, अरे ऑक्सीडेशन हो कहा रहा था, एनोड पर। अभी एनोड के पास खुद एबिलिटी है कि वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो वो किसी और को क्यों ऑक्सीडाइज करेगा, जब उसके पास खुद ही टेंडेंसी है टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक, हाँ। तो चाहे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी रखा हो, अगर इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो वही होगा, बाकी कुछ नहीं होंगे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखो। क्या क्वेश्चन लिखना तो, हाँ, राइट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, राइट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग्स। पहला, एक्वस कॉपर सल्फेट इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, dilute H2SO4 in platinum electrode, AgNO3 aqueous है in silver electrode, aqueous MgCl2 in platinum electrode। ये चारों क्वेश्चन करने हैं, अभी करना।
हाँ, पहले वाले का आंसर क्या है आप लोगों का? बस मुझे फाइनल आंसर बता दो क्या क्या हो रहा है। अगर आप CuSO4 की बात कर रहे हो तो एक मेरे पास एनोड होगा और एक मेरे पास कैथोड होगा। तो एनोड पर क्या आएगा? SO4 2 माइनस और Cu 2 प्लस। और क्या होगा? यहाँ OH माइनस और यहाँ H प्लस। तो आपको पता है यहाँ प्रेफरेंस कॉपर की ज्यादा है, यहाँ प्रेफरेंस OH की ज्यादा है। तो कॉपर की ज्यादा है तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर OH की ज्यादा है तो O2 गैस बनती है। अभी पीछे मैंने रिएक्शन लिखी थी, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ रह जाएगा। तो अब क्या हुआ, मेरे पास बना क्या? H बना है और H बचा है और SO4 बचा है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा? H2SO4। अब एसिडिक हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो? पीएच सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आंसर था पहले का। अगला वाला भी करो आप लोग। इसमें तो दोनों में H प्लस, तो दोनों ही तो कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस ही जाएगा, प्रेफरेंस की बात ही नहीं है। मतलब अगर दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए, भाई दो आयन से मान लिया है H प्लस है, यहाँ C2 प्लस है, प्रेफरेंस देख रहे हो, मान लिया ऊपर भी H प्लस नीचे भी, अरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। H प्लस ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा जो होगा, समझ गया ना। अरे H प्लस की आइडेंटिटी थोड़ी है कि मैं कहां से आया हूं, H प्लस तो H प्लस है, आया चाहे कहीं भी थे वो। तो भाई फर्स्ट वाले का आंसर आप लोगों ने देख लिया, इसको मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं। सेकंड वाला कितने लोगों का हो गया है बताना तो तुम्हें, क्या नाम है? वसनीत, क्या होगा बताओ? एनोड पर कौन कौन आएगा? एनोड पर आयंस बताओ कौन कौन से हैं? वो तुमने लिखा है, उसको देना। हाँ आप बताना इधर, कौन सा आयन आएगा एनोड पर? SO4 माइनस होता है या 2 माइनस होता है? और कैथोड पर और कोई आयन है? हाँ तो पानी में से कौन कौन सा आयन है? और अब क्या होगा देखो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे और समझोगे तो यही होगा। इसका आंसर कितने लोगों को पता है? डायरेक्टली बताएगा कोई नहीं, बस बता देगा, मतलब हाथ उठा देना, ये कितने लोगों को पता है कि हाँ क्वेश्चन देख के डायरेक्टली बता सकते हैं क्या बनने वाला है? पता है ना सबको? बताना तो हर क्या होगा बस। अगर पढ़ा रहा था तो इधर उधर आस पड़ोस से बातें करने के बजाय सुन रहे होते तो आपको ये पता होता कि आगे सिर्फ डाइल्यूट सब देख लिया, बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे लिखने की जरूरत है, मतलब अगर मान लिया क्वेश्चन 2 नंबर का हो तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, बट अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन जनरली MCQ वगैरह में होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो आपको रिजल्ट पहले से पता होगा क्या होने वाला है। तो आपको पता है सर एक जगह H2 गैस निकलेगी, एक जगह O2 गैस निकलेगी, बात खत्म हो गया। तो यहां अगर मैं प्रेफरेंस के हिसाब से जाऊंगा तो भैया मुझे प्रेफरेंस कुछ देखना ही नहीं है, मुझे पता है जो कुछ होने वाला है वो OH माइनस और H प्लस के साथ ही होने वाला है। तो जब OH माइनस के साथ होगा तो O2 गैस मिलेगी और H प्लस के साथ होगा तो H2 गैस मिलेगी, बात खत्म, और कुछ है ही नहीं। अगला, अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको आंसर थर्ड का बिना सॉल्व किए हुए पता हो जाएगा? थर्ड का आंसर कितने लोगों का? हाथ खड़ा कर देंगे, बस पूछना होगा जिससे पूछ लूंगा। बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर, ऐसे क्या आधा हाथ, मतलब आधा पता है? हाँ इसमें एजी होगा, अब अगर आप देखो ध्यान से, AgNO3 है और इलेक्ट्रोड भी किसका है? Ag का है, और इलेक्ट्रोड एक्टिव है। तो आपको क्या बताया था, एक रॉड से वही चीज ऑक्सीडाइज होगी और दूसरे रॉड पर वही चीज डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में एक जगह Ag प्लस Ag से क्या बनेगा? Ag प्लस बनेगा
और वही Ag प्लस जाके डिपॉजिट हो जाएगा दूसरी रॉड पर। मतलब सिंपल शब्दों में एक रॉड से Ag रिमूव होगा और दूसरे रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। अगर आप प्रेफरेंस पे जाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है सर, Ag से Ag प्लस बन रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है सर, Ag प्लस से Ag बन रहा है। इलेक्ट्रॉन देख लेना बस, कहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कहाँ भाई, यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक ना। अगर यहाँ एनोड पर आप देखोगे तो मेरे पास एक आएगा Cl माइनस, एक्वस है तो OH माइनस भी आएगा, और यहां आएगा Mg2 प्लस, और क्या आएगा H प्लस। आपको पता है यहां प्रेफरेंस H प्लस की ज्यादा है और यहां प्रेफरेंस Cl की, Cl माइनस की ज्यादा है। तो जब Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो Cl2 गैस बनाता है, और H प्लस रिड्यूस होता है तो H2 गैस बनाता है। अब बच क्या गया है, Mg और OH, तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल टू एस, यानी एक बेस है, और बेस बनेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात, पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी बेसिक नेचर होगा। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। हाँ, अब अगर ये हो गया, अब सुना ध्यान से लास्ट वाले में, इधर देखो, अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो मेरे पास SO4 2- है यहां, और इधर क्या है, H प्लस है। इधर क्या है, H प्लस है। और सुना ध्यान से, ये कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड हो तो इसका मतलब यहां पानी नहीं है, यहां पानी मौजूद नहीं है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या, पानी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद है। तो ऐसे केस में यहां ऑक्सीडेशन किसका होगा, SO4 2- का। किसका होगा, SO4 2- का। और यहां रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का होगा। बात खत्म है, फेवर करके दिखा दो। अच्छा, SO4 2- का कैसे होगा, जब इसकी रिएक्शन नहीं लिखी है ना, H2O8 2- और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आयंस बनता है, परऑक्सी डाइसल्फाइड। ठीक है ना, परऑक्सी डाइसल्फाइड होता है। क्लियर बात, कंसंट्रेटेड हाँ, तो उसमें भी H प्लस ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपने ये समझ लिया है कि प्रोडक्ट कहाँ कौन सा बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना, ये कितने अमाउंट में बनेंगे, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।